गौरव है, ये कहते हुए मुझे सच में गर्व की अनुभूति हो रही है। देश आजाद होने के 75 साल बाद आज भी भारत के जनजाति समाज की जो इमेज है वह भारत के सारे बड़े शहरों में अच्छी नहीं है। आज भी जब अगर मैं दिल्ली किसी कार्यक्रम में गया, किसी ने मेरा परिचय कराया, राजाराम कटारा भील जनजाति के माचला घाट के ऊपर जूनापानी गांव, वहां के रहने वाले हैं, इतना सुनते ही उनके मन में भीलों की एक इमेज बनना शुरू होती है। और इमेज कैसी बनती है कि आदिवासी ये तो दारू पीने वाले लोग होंगे, आदिवासी ये तो बिना कपड़े वाले लोग होंगे, इनकी कोई सभ्यता संस्कृति परंपराएं नहीं है, ये तो एक्सेस पॉपुलेशन है, देश के ऊपर बोझ है। इस तरह की इमेज उनकी आंखों से, उनके व्यवहार से मैं फील करता हूँ। और जब वो ऐसा कहते हैं तो मैं बीच बीच में, मुझे बुरा नहीं लगता है, पर मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि क्या आपने भील देखा है, क्या आप कभी उस क्षेत्र में गए हैं, क्या आप उस समाज के बारे में जानते हैं क्या? तो वो कहते हैं हाँ हम जानते हैं, हमने किताबों में पढ़ा है, हमने टीवियों में देखा है, हम समाचार पत्रों के माध्यम से आदिवासी समाज कैसा है ये पढ़ते समझते रहते हैं। पर ये सच है क्या? ये रियलिटी है क्या? सच में इतने वर्षों बाद भी अगर एक देशभक्त, एक समाज सेवी और एक वीर समाज को अगर हमने इस तरह की संज्ञा से नवाजा है तो यह देश के लोगों के लिए सोचने की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इसलिए मुझे बताते समय सच में अच्छा लगता है कि अगर मैं जनजाति समाज के इतिहास, इस जनजाति समाज की संघर्ष गाथाएं, इस जनजाति समाज की शौर्य गाथाएं देश के और जगहों पर जब मैं बोलता हूं तो मुझे बोलते समय बड़ा फक्र का अनुभव होता है कि मैं उसी भील जनजाति से आता हूं जिसके ऐसी गाथाएं भारत के किसी भी कालखंड में, भारत के किसी भी कालखंड में हम अध्ययन करें तो यह बात ध्यान में आती है कि जनजाति आदिवासी समाज किसी भी मायने में, किसी भी विषय में कमजोर या पीछे नहीं है। मैंने पिछली बार आया था तब यह बात ध्यान दिलाई थी। उस समय कब था? रामायण के बारे में पूरी दुनिया जानती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि रामायण के बारे में हम आप जैसे लोगों ने या शहरवासियों ने तो किताबें पढ़ के जाना है। मैं आपको झाबुआ आमंत्रित करता हूं, झाबुआ का हर अनपढ़ भी सैकड़ों हजारों साल से मौखिक रामायण जानता है। इससे समझ में आता है कि यह समाज कैसा है। रामायण की बात जब मैंने पिछली बार करके तब भी ध्यान दिलाया था कि सीता माता का हरण हो गया, रावण ने उसका हरण किया। इस घटना को जब मैं झाबुआ से जोड़ता हूं तो ये बात ध्यान में आती है। अगर मेरे गांव परिवार की किसी लड़की, महिला, माँ बहन का इस तरह कोई घटना होती है तो मैं अकेला उस बात का न्याय नहीं करता, बल्कि मेरा पूरा कुटुंब, पूरा गांव, तड़वी, पटेल सारे लोग मिलकर उस बहन को, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं, उसको सच सम्मान इज्जत से वापस लाते हैं और समाज में वो स्थान देते हैं जो उसका है। और उस समय जब ये रामायण घटी तो सोच के देखो, क्या राम जी ने उस समय के राजाओं को यह बात नहीं कही होगी क्या कि आओ सब मिलकर रावण जैसे दुर्दांत आतंकवादी का सामना करते हैं? क्या उनके परिवार, नाते, रिश्तेदार, कुटुंब को नहीं कहा होगा क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कहा होगा। पर रावण के डर से, मौत के डर से उस समय के किसी भी राजपुरुष ने राम का साथ नहीं दिया। और उस समय वहां जो उपस्थित, आप रामायण, रामचरितमानस देख लो या वाल्मीकि रामायण देख लो, एक भी ऐसे किसी महापुरुष का नाम आता है तो आप मुझे जरूर बताएं उसके बारे में। परंतु उस समय के उपस्थित हनुमान, नील, अंगद, जिनको वानर सेना कहते हैं, जिस भी नाम से जानते हैं, शबरी, वाल्मीकि, इन सब लोगों ने राम जी का साथ दिया। और सिर्फ साथ ही नहीं दिया तो रावण को हराकर सीता माता को ससम्मान वापस लाए। उस समय का यह जो आदिवासी समाज है यह धर्म अधर्म समझता था, यह सत्य असत्य जानता था। आप सोच के देखिए कि आज से 3500 साल पहले दुनिया जिसको विश्व विजेता कहती है, सिकंदर,
यूनान देश का रहने वाला था, उसने दुनिया को जीत लिया था, ये भी सही है, पर उसके मन में यह अहंकार आया कि भारत को नहीं जीता तो क्या जीता, और वह अपनी सेना लेकर यूनान से निकला। भारत को आने में उसको 8 महीने लगे, और भारत की जो पहली रक्षा पंक्ति थी, जिनमें ये निषाद, सबर, कोल, किरात, इस तरह के जो राजा थे, इन्होंने भारत की सीमा पर उसको 6 मास तक रोके रखा। और सिर्फ रोके नहीं रखा, तो वास्तव में उसको नाको चने चबवा दिया। इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है। आप इस बात को सच में अध्ययन करें कि आज से 700, 800, 1000 साल पहले जब अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ, उस युद्ध का परिणाम हम सबको पता है। और उस समय महाराणा प्रताप जब हार गए, और हारने के बाद महाराणा प्रताप ने उस समय के सारे राजाओं को यह बोला कि हमको मिलकर भारत की अस्मिता की रक्षा करना चाहिए। उस समय के एक भी राजाओं ने राणा प्रताप का साथ नहीं दिया, और महाराणा प्रताप सपरिवार बच्चों को लेकर चित्तौड़गढ़ के पास में मीरपुर गांव में, जिसमें पूंजा भील नाम का भील रहता था, उसने महाराणा प्रताप को सिर्फ शरण ही नहीं दी, तो भीलों की सेना बनाकर महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया। उस पूरे कालखंड में आप देख लो, मैं आपको पूरी बात तो नहीं बता सकता, पर अगर हम थोड़े भी इस बात को समझकर इसको समझने और अध्ययन करने की मानसिकता में जाएंगे, तो आपको बहुत सच्ची बातें मिल सकती है। उसी समय शिवाजी महाराज का साथ देने वाले मावले भी थे। मैं भारत की आज़ादी, जिसमें हम अंग्रेजों की दास्ता की बात करें, तो वास्तव में यह बात ध्यान में आती है कि उस 190 साल की गुलामी में भारत के आदिवासियों ने कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करी, बल्कि अंग्रेज अपने गजेटियर में यह बात लिख कर गए कि सबसे ज्यादा अंग्रेज सैनिक जो मरे हैं वो वनांचल में मरे हैं। ये उनकी लिखी बातें, मैं नहीं कह रहा। और 1857 की क्रांति से भी पहले 1780 में बाबा तिलका मांझी पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके जो परिवार था, माने वो जो संथाल थे, वो तो 65,000 संथालों ने सपरिवार देश की आजादी के आंदोलन में अपनी आहुति दी है। पर दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे पूरे सर्वस्व समाज जिसने बलिदान दिया है, इतिहास में हमको बोला क्या जाता है, हमको कैसे नवाजा जाता है, हमारी छवि कैसे बनाई जाती है, वास्तव में यह कोई बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। और यह बहुत जरूरी बात है कि इतिहास के उस कड़वे सच को, इतिहास के उस बलिदानी वीरों की गाथाओं को हमारे पूरे भारतीय समाज ने जानना समझना चाहिए। बहुत बार लोग हमारे इस पूरे आंदोलन को जल जंगल जमीन बचाने की बात कहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जल जंगल जमीन सो तो थी ही, परंतु यह जितनी लड़ाइयाँ थी वो भारत की आज़ादी की लड़ाई थी। जल जंगल जमीन की लड़ाई बोलकर हम उस लड़ाई को छोटी कर देते हैं। बहुत बार ये सुनने को मिलता है, देश आज़ाद होने के 75 साल बाद हमको अभी भी ये कहा जाता है कि आदिवासियों में तो राष्ट्रीयता, नेशनलिटी का भाव ही नहीं है। अब ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हम जब मानगढ़ के इतिहास को देखते हैं तो ये बात ध्यान में आती है कि वहां पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1507 भीलों ने बलिदान दिया है। उनके गीत कैसे थे? भुरेटिया, अंग्रेजिया, नहीं मानू रे नहीं मानू। उन्होंने दिल्ली का वर्णन किया है, गुजरात का वर्णन किया है, पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों का वर्णन किया है, भक्ति का वर्णन किया, भक्ति से देशभक्ति का पाठ उन्होंने पढ़ाया है। इसलिए मैं बोलता हूँ, चाहे वो तिलका मांझी हो, बिरसा मुंडा हो, टेटिया मामा हो, ख्वाजा नायक हो, भीमा नायक हो, सिद्धो कान्हो हो, किसी भी आप पूरे भारत के हर क्षेत्र में जहां पर जनजाति समाज के लोग रहते हैं, वह अपनी अपनी जगह योजनाबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से भारत की आजादी के आंदोलन में अपना बलिदान सपरिवार बहुत साइलेंट होके दे रहे। परंतु भारत के आदिवासी समाज की यह जो मौन रुदन है, हमारे ऊपर जो आरोप है, हम जो साइलेंट होकर वास्तव में यह समाज रो रहा है, इसको समझने का काम मुझे लगता है कोई नहीं करता है। और इसलिए आज इसकी जरूरत है कि इस विषय पर सबको सोचने की जरूरत है। मानगढ़ का जो आंदोलन है, मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा बताया था, वास्तव में भारत के आजादी के आंदोलन में जितनी लड़ाइयां लड़ी, उन लड़ाइयों को अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मानगढ़ जैसा बलिदान आपको इस देश में कहीं नहीं मिलेगा। सन 1800 के आसपास एक सती सुरमल खराड़ी नाम के भील संत थे। उन्होंने भक्ति से देशभक्ति के आंदोलन को बहुत जगाया।
उनके जाने के बाद एक राजूगिर भाबर नाम के भील संत हुए, उन्होंने इस पूरे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। उसके बाद गोविंद गुरु आए, उन्होंने भीलों के साथ मिलकर 125 साल पहले भारत की आजादी कैसे होगी उसमें लाखों परिवार को जगाया। 17 नवंबर 1913 का जो बलिदान हुआ है, वास्तव में उस बलिदान की माटी की वंदना करने के लिए हम सबको राजस्थान गुजरात की सीमा पर जो मानगढ़ है वहां जरूर एक बार आप ये बात कह सकते हैं कि एक तरफ अंग्रेजों ने बंदूकें, तोपें, गोला बारूद घोड़ों पर, गधों पर और 2000 सैनिक उस मानगढ़ की पहाड़ी पर घेरने के लिए गोविंद गुरु को मारने के लिए निकले। और आप सोचिए, बिना सूचित किए गांव के लोगों को जब ये बात पता लगी कि यह मानगढ़ को घेरने जा रहे हैं, 1,40,000 ये सरकारी आंकड़ा है, सपरिवार लोग, पता था कि मौत साथ में चल रही है, झगड़ा हो सकता है, बंदूकें चल सकती है, मारे जा सकते हैं, परिवार उजड़ सकता है, उसके बाद भी 1,40,000 लोग मानगढ़ की पहाड़ी पर चढ़े। उसकी घटनाएं कैसी है? एक माना पारगी नाम के व्यक्ति थे, उनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया, पर कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं। कितने लोगों को आजन्म और काला पानी और फांसी की सजा हुई, बिल्कुल भी कोई घटना नहीं। उसी समय अंग्रेज इतने नरशंस थे, उन्होंने जब दूरबीन से देखा कि पूरी पहाड़ी पर हजारों लोग मरे पड़े, खून बहा हुआ है, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जिसका नाम अभी हम गए तब पता लगा, रेखा निनामा भलेर गांव की थी, अपनी मरी हुई माँ का दूध पी रही थी। उस दृश्य के बाद अंग्रेजों ने गोली चालन बंद किया। उसमें गांव के लोगों का तो कहना है कि 4-5 हजार लोग मरे होंगे, और उन 4-5 हजार लोगों के उन लाशों के साथ, आपको ध्यान में नहीं होगा, अंग्रेजों ने लाश नहीं उठाने दी, चील कोये कुत्तों ने वो लाश सड़ी रही तब तक खाके खत्म किया, उनका दाह संस्कार नहीं होने दिया, ताकि समाज में भय पैदा हो, हमारे खिलाफ खड़े होने वाले का हश्र क्या होगा। तो वह जो मानगढ़ का आंदोलन है वो भारत के भीलों की शौर्य का परिणाम है, शौर्य की गाथा है, अंग्रेजों की नरसंसता और क्रूरता का जीता जागता उदाहरण मानगढ़ की पहाड़ी पर दिखता है। और इसलिए आज बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जिस बिरसा मुंडा ने स्वधर्म से स्वराज का नारा दिया, क्योंकि आप ये भी सोचिए कि जो आदमी